गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर सोशल साइंस क्लास फॉर क्लास 9। सो ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन रशिया एंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का 5th पार्ट है चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हमने द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर से स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशियन में क्या मतलब इफ़ेक्ट हुआ था हम ये देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या टाइम था, 1914 से 1918 तक, ठीक है, ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। 1914 से 1918 तक जो टाइम था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। इन 1914 वॉज वॉर ब्रोकन आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। यहाँ पे इस समय क्या हुआ था कि यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और ये कंट्रीज़ आपस में ही लड़ रही थी। तो यूरोप की जो कंट्रीज थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक होती अलायंसेस, मतलब जो हाई पावर की होती थी, और एक होती थी जो उनसे लोअर होती थी। तो अलायंसेस में कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जिसको सेंट्रल पावर माना गया, और सेकेंड थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया भी इसमें मिल गए थे, ठीक है। तो फर्स्ट अलायंसेस और सेकेंड सेंट्रल पावर। ईच कंट्री हैज़ अ ग्लोबल एम्पायर, हर कंट्री का कोई ना कोई एम्पायर या रूलर होता था अधिकतर। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। जो वॉर था वो ज़्यादातर यूरोप से बाहर या यूरोप में भी होता था, क्योंकि इस समय जो यूरोप के कंट्रीज़ थे जैसे लाइक ब्रिटिश, उसकी अलग अलग जगह कॉलोनीज़ थी, लाइक इंडिया में थी, ठीक है। तो वो जहाँ पे उसकी कॉलोनीज़ होती थी उनसे भी हेल्प लेता था। जैसे जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो इंडिया ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। This was the first world war. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. और जो लोग होते थे ज़्यादातर किसके अराउंड हुआ करते थे, तसार निकोलस II के, जो वहाँ का एम्पायर था। As the war continued through, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. और जो तसार होता था वो क्या करता था, क्योंकि तसार और जो पार्लियामेंट होती थी वो बिल्कुल अलग होते थे, मतलब डिफरेंट टीम्स होती थी, दोनों की जो सोच थी, थॉट्स थे, वो नहीं मिलते थे। तो इसलिए ये कभी भी ड्यूमा से मिलना ही, ड्यूमा इन द सेंस जो पार्लियामेंट के लोग होते थे उनसे मिलना नहीं चाहता था। सपोर्ट वोर थिन, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, as can be seen in the remaining of St. Petersburg, a German name as Petrograd. The Tsarina Alexander German origins and poor advisors, especially among called Rasputin, made the aristocracy unpopular. और इस समय लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा जो थी लड़ाइयाँ हो रही थी, क्योंकि लोगों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, किसी को क्लास से लेके थी, किसी को रिलीजन से लेके थी, तो प्रॉब्लम्स क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। The First World War on the Eastern Front differed from the Western Front. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 साइड होता था, एक जो मतलब यूरोप के साइड होता था उसको बोलते थे ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, और जो एशिया की साइड होता था उसको बोलते थे ईस्टर्न फ्रंट। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस। इन द ईस्ट आर्मीज मूव अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग द लार्ज कैजुअलिटीज। तो ज़्यादातर जो ईस्ट में फाइट होती थी या वॉर होते थे उसमें वो लोग जीत जाते थे बैटल्स में। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डेमोलराइजिंग। क्या होता था कि जो डिफीट्स मतलब वो कोई हारता था तो बहुत बुरी तरीके से हार जाया करता था कई बार। कौन, जो कंट्रीज़ होते थे, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में हो रही थी, अलायंसेस और सेंट्रल पावर के बीच। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डेमोक्राइजिंग। रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी। कौन हारा था, रशिया की आर्मी हारी थी बहुत बुरी तरीके से जर्मनी से। एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916 देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1970। कम से कम 7 मिलियन पीपल को, मतलब एक हम तरीके से देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर था तो नुकसान जो होता था ना इसमें वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। और जो जीत जाता था वो क्या करता था कि किसी न किसी तरीके से दूसरे पे हावी होने की और मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करता था। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी
फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। मतलब रशियन आर्मी में रशिया को कंट्रोल करने के लिए या मतलब वहाँ पे सेव करने के लिए उन लोगों ने जो खेत थे, क्रॉप्स थी और बिल्डिंग्स थी, क्रॉप्स को जला दिया था और बिल्डिंग्स को भी ख़त्म कर दिया था, ताकि जो एनिमी है यानी दूसरे कंट्री के लोग हैं वो उनके कंट्री में छुप नहीं पाएँ और छुप के वार नहीं करते। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया। और इस समय पे अगर उन लोगों ने जब क्रॉप जलाए थे तो उनको कितने 3 मिलियन रेफ्यूजी यानी जो बिना परमिशन के किसी कंट्री में आके रहने लगते हैं उनको बोलते हैं रेफ्यूजी। तो उन लोगों को अपने कंट्री में रशिया में 3 मिलियन रेफ्यूजी मिले थे। द सिचुएशन discredited the government and the Tatar soldiers did not wish to fight such a war। ठीक है, ये उनके लिए एक बहुत बुरी बात थी क्योंकि जो रशियन लोग थे वो इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं करना चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। रशियाज ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्री गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। Industrial equipment is integrated more rapidly in Russia and than elsewhere in Europe। So क्या होता था कि रशिया में पहले ही इस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी और क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के गुड्स को वो सप्लाई नहीं करना चाह रहे थे तो इससे इंडस्ट्रीज़ को बहुत नुकसान हो रहा था। तो जब रशिया कहाँ से अपना मतलब जो ट्रेड करता था, व्यापार करता था, व्यापार में अपना सामान वो वहाँ पे बाल्टिक सी है वहाँ से भेजता था और इस समय बाल्टिक सी जर्मनी के पावर में था तो मतलब उस सी से होके कोई जा नहीं सकता था। तो इस वजह से उनका जो मतलब ट्रेड था वो ज़्यादा सबसे अलग होते जा रहे थे, कटते जा रहे थे। बाय 1960 रेलवे लाइंस बिगैन टू ब्रेक डाउन। और इस समय इतनी ज़्यादा मतलब सब कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स हो गई थी कि 1960 में जो उनके यहाँ रेलवे मतलब बहुत डेवलप होने लगा था पहले, अब वो रेलवे भी ब्रेक डाउन होने लगा। मतलब जो कंट्रीज़ थे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रेल भी ट्रेन्स को नहीं भेजा करते थे। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वार। As the result, there were labor shortages and small workers producing essentials were cut down। अब क्या होता था कि जो भी मतलब बॉडी से एबल होता था, मतलब जो भी लायक होते थे लोग, उनको वॉर पे लड़ाई पे भेज दिया जाता था। तो इसलिए जो लेबर थी वो भी बहुत कम हो गई थी। तो फैक्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए अब लेबर भी नहीं बची थी, तो लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। और लेबर की शॉर्टेज हुई थी तो इंडस्ट्री में सामान कौन बनाएगा, और सामान नहीं बनेगा तो वो बंद होने लगी थी। लार्ज सप्लायर्स ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। जो ज़्यादातर बड़े बड़े सप्लायर होते थे ग्रेन के यानी अनाज के, उनको आर्मी के पास भेज दिया जाता था ताकि वो आर्मी लड़ सके, वो स्ट्रांग रहे, तो उनको खाने की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ। और इससे क्या होगा, जो कंट्री में लोग होते थे उनको खाना नहीं मिल रहा था और हंगर फैल गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केयर। तो जो सिटी में लोग थे उनके लिए ब्रेड फ्लोर यानी आटे की और अनाज की दिक्कतें आने लगी थी। बाय द विंटर ऑफ 1960 रियॉट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। मतलब रियॉट्स मतलब लड़ाइयाँ होना बहुत कॉमन हो गई थी, दंगे फसाद होना ब्रेड्स की शॉप पे। क्यों? क्योंकि जो कंट्री था, लोग थे, उनके लिए ब्रेड अवेलेबल होती ही नहीं थी। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का, द फरवरी रेवोल्यूशन इन Petrograd। In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim। मतलब इस समय जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी। और ये कब की बात है, विंटर की 1917 की। अब ये हम समझ सकते हैं ये मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फेसाइज द डिवीज़न अमंग द पीपल। इस समय जो लोग थे वो अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे और अपने आप से बहुत परेशान थे क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी ज़्यादातर बंद हो गई थी और जो ग्रेन था उनके पास वो भी कंट्री में अब उनके लिए अवेलेबल नहीं था। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवर। तो वर्कर्स के लिए ये भी डिफ़िकल्ट हो गया कि जितनी भी फैक्ट्री और क्वार्टर थे ना, क्वार्टर होते हैं जहाँ वो रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ काम करते हैं वहीं पास में उनका घर होता है, मतलब अलॉट कर दिया जाता है, तो उसको हम क्वार्टर्स बोलते हैं, ठीक है। वो लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर, मतलब जो रिवर नेवा थी वहाँ उसके राइट बैंक पे, मतलब राइट साइड, बैंक यानी किनारा, तो राइट साइड रहते थे। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरिया। और जो लेफ्ट बैंक होता था, मतलब लेफ्ट साइड वाला किनारा था रिवर का, वहाँ पे फैशनेबल एरिया था, ठीक है।
द विंटर पैलेस एंड द क्या क्या था फैशनेबल एरिया, विंटर पैलेस एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द द्यूमा मेट, और द्यूमा भी प्लेस मतलब एक ऐसी प्लेस थी जहाँ द्यूमा, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है ऐसी वहाँ पे एक प्लेस थी जहाँ द्यूमा की मीटिंग होती थी। द्यूमा क्या था? पार्लियामेंट। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर क्वार्टर्स। सो 1917 की बात है जबकि फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लगी थी इवन क्वार्टर्स में भी। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, दे हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी रेनफॉल, और उस समय बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी, फ्रॉस्ट और स्नोफॉल होती थी, मतलब बर्फ़ गिरती थी। पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू preserve elected government were opposed to the तसार desire to dissolve the द्यूमा। और क्या करते थे जो पार्लियामेंट्रियंस होते थे, मतलब जो रियल में रशिया का अच्छा चाहते थे या इस एरिया का अच्छा चाहते थे, वो क्या करते थे तसार के खिलाफ जाके अपना पार्लियामेंट फॉर्म करना चाहते थे। ऑन फरवरी 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। अब जो 22 फरवरी था इस समय राइट बैंक पे जितनी भी किसके राइट बैंक पे? रिवर नेवा के जितनी भी फैक्ट्री होती थी वो सब बंद हो गई थी। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी, और वर्कर्स को किस लिए बुला लिया था? स्ट्राइक के लिए बुलाया गया था। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे ऑफ स्ट्राइक्स, दिस केम टू बी द इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इसमें वुमेन को भी इंक्लूड किया गया था और इस दिन को हम इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जानते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवास्की प्रोकेट। तो जो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे या डेमोक्रेटिक वर्कर्स थे, डेमोक्रेसी में वर्क करना चाहते थे, तो वो क्या करे थे? फैक्ट्री क्वार्टर्स को क्रॉस करके सेंटर तक, जहाँ कैपिटल थी या द्यूमा का सेंटर था जहाँ मीटिंग होती थी, वहाँ तक पहुँच गए थे। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। बाकी पर ये वर्कर्स थे फैक्ट्री के जो मतलब स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। क्योंकि जो सारा एरिया था उसको किसने घेर लिया था? फैक्ट्री वालों ने घेर लिया था। कौन सा? चाहे वो फैशनेबल्स हो या ऑफिशियल बिल्डिंग हो, उनको सारे वर्कर्स ने घेर लिया, इसलिए वहाँ कर्फ्यू लग गया था। Demonstrators dispersed by evening but they came back on the 24th and 25th. The government called out cavalry and police to keep an eye on them, और उनको नज़र में रखने के लिए जो स्ट्राइक में फैक्ट्री वाले लोग थे उनको नज़र में रखने के लिए क्या किया था? गवर्नमेंट ने पुलिस को तैनात कर दिया था, मतलब पुलिस को ड्यूटी पे लगा दिया था। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द द्यूमा, और उस समय 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने द्यूमा को सस्पेंड कर दिया था। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, और पॉलिटिशियंस जो थे वो इसके खिलाफ थे। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26, और जितने भी अब डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो जो लेफ्ट बैंक थे, मतलब लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट्स पे आ गए थे। स्ट्रीट यानी सड़कों पे आ गए थे। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रिसैक्ड, और 27 फरवरी को जितने भी पुलिस हेडक्वार्टर थे वो सैक कर लिए गए थे दोबारा से, रैंसैक्ड। एट द स्ट्रीट्स थ्रोन्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड्स वेजेस बेटर अवर्स एंड डेमोक्रेसी। तो जितने भी लोग थे स्ट्रीट पे वो क्या स्लोगन बोल रहे थे कि उनको उनके कंट्री में ब्रेड चाहिए, मतलब उनके लिए ग्रेन अनाज जो भी फूड है वो होना चाहिए, उनको वेजेस प्रॉपरली मिले, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम करें और उनको डेमोक्रेसी चाहिए। मतलब इस समय इन लोगों ने इन 4 चीज़ों के लिए स्ट्राइक की थी। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट अ कैलेवरी वंस अगेन, और गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। हाउएवर कैलेवरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेट, और कैलेवरी जो थी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो पुलिस की तरह ही होता है, उन लोगों ने इस समय मना कर दिया था कि हम उन पर फायर नहीं करेंगे या उनको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। An officer was shot at the bracts of a regiment and 3 other regiments musicians voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma meet.
दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत। सो जो भी लोग थे कंट्री के, चाहे वो कैलेवरी के हों, किसी डेमोक्रेट के हों या किसी ऑफिसर के हों, सभी मिल गए थे और उनने एक पार्टी बना ली थी जिसको नाम दिया था, स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, मतलब जो स्ट्राइक कर रहे थे वे सभी मिल गए और एक पार्टी बनी थी जिसको नाम दिया गया सोवियत या काउंसिल, ठीक है। और वो कहाँ मिलते थे, जहाँ ड्यूमा की मीटिंग होती थी उस बिल्डिंग में, और उनको बाद में नाम मिला पेट्रोग्रेड सोवियत। The very next day, a decision went to see the Tatar military commanders advised him to abdicate. He allowed their advice and abdicate on the 2nd March. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. तो अब इन लोगों ने क्या करा था, बहुत मीटिंग्स हुई थी और इनकी बात को तसार को मानना ही पड़ा, तो इसलिए इनकी एक टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो इन लोगों ने सोच लिया था कि गवर्नमेंट किसी एक की इच्छा से नहीं बनेगी, बल्कि अब किसको फॉलो करना करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, फॉलो करते हुए बनेगा। मतलब हर एक को इलेक्शन में पार्ट लेने का पूरा अधिकार होगा और वो वोट कर सकते हैं। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फरवरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्ची इन फरवरी 1970। और इस पेट्रोग्रेड मूवमेंट के बाद जो पेट्रोग्रेड था, यहाँ पे मोनार्ची ख़त्म हो गई थी और डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई थी। ये हम कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वुमेन इन फरवरी रेवोल्यूशन, मतलब वुमेन ने भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया था, ठीक है। और इसके बाद से जब इनने पार्ट निभाया और ये जीते भी, तो उसको किस डे के नाम से वो लोग जानने लगे थे, वुमेन इंटरनेशनल डे के नेम से। अब आफ्टर फरवरी, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। सो जितने भी लैंड ऑफिसर्स होते थे आर्मी के, या लैंड ओनर्स होते थे, या इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, वो ज़्यादातर किस में बिजी होने लगे थे, गवर्नमेंट बनाने में। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग द वर्क टूवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। Restrictions on public meetings and associations were removed. Soviets like the Petrograd Soviet were up the everywhere. Though no common system of an election was followed. क्योंकि उस समय उनके यहाँ डेमोक्रेसी आई ही थी, तो वो लोग ज़्यादा मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी उसको नहीं निभा पाए, इलेक्शंस अच्छे से नहीं करवा पाए। पर उस समय ज़्यादातर सब ने मिलकर, यानी पब्लिकली मीटिंग नहीं हो पाई थी, उसको भी रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि जो लिबरल्स, रेडिकल्स, उस सबकी सोच नहीं मिलती थी। पर जो गवर्नमेंट बनी थी पेट्रोग्रेड सोवियत की तरफ से, वो ही अब सबके लिए कॉमन थी, लेकिन उसको सब फॉलो नहीं कर रहे थे जैसे लिबरल्स और रेडिकल्स, क्योंकि वो सोवियट्स की गवर्नमेंट को नहीं चाहते थे। इन अप्रैल 1970 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया। अब जो ये लीडर थे लेनिन, ये रशिया वापस आ गए थे फ्रॉम हिज एग्जाइल। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914। और इनने इस वॉर का बहुत कड़ा अपोजिशन किया था 1914 में भी। नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। पर अब इनको लगता था कि सोवियट्स को पावर ले लेनी चाहिए और उन्हें पावर दे देनी भी चाहिए। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर वी brought to a close, land to be transferred to the peasant and banks be nationalized. So इनने इनको क्या दे दिया था, इनको डिक्लेयर कर दिया था कि जितनी भी लैंड है वो पीजेंट्स को दे दी जाएगी और बैंक्स जो है वो नेशनलाइज कर दिए जाएंगे। द 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। और इसको क्या नाम दिया, लेनिन अप्रैल थीसिस। क्यों? क्योंकि इन्हें 3 डिमांड पूरी कर दी थी, जिसमें क्या था, लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाएगा और जो वॉर है उसको भी अब क्लोज किया जाए, ख़त्म किया जाए। These 3 डिमांड्स वर लेनिन अप्रैल थीसिस। ठीक है, क्योंकि टाइम अप्रैल का था तो इसको लेनिन ने किया था, अप्रैल में किया था, तो इसको लेनिन अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। He also argued that Bolshevik party rename itself the Communist Party। अब जो ये बोल्शेविक पार्टी थी, इसने अपने आप को अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, कम्युनिस्ट पार्टी, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम, ताकि वो लोगों को ये बता सके कि पार्टी उनकी नहीं है, कम्युनिटी की है, यानी लोगों के लिए है। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। और जितने भी इस पार्टी के लोग थे वो अप्रैल थीसिस से बहुत ज़्यादा हैरान थे।
They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government need to be supported, but the development of the subsequent months changed their attitude. वो लोग इसके खिलाफ थे जो हुआ था लेनिन का थीसिस, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनको भी चीज़ें समझ में आई और जो लेनिन ने डिसीज़न लिया था वो सही लगने लगा। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, और जैसे जैसे गर्मियाँ आई वर्कर का जो मूवमेंट था वो सारे में स्प्रेड होने लगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।